हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम आप लोग को संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान में हमने स्टार्ट किया था अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों का अध्ययन हम ऑलरेडी एक पहले वीडियो में कर चुके हैं, 7 अनुसूचियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो एक बार फिर स्टार्ट कर देते हैं कि अनुसूचियाँ होती क्या हैं। तो अनुसूचियाँ संविधान के जो पीछे लिखा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुसूचियाँ। ये दिमाग में रखिए। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या क्या है, 12 है। पहले कितने थे, 8 थे। हर एक अनुसूचियों का अध्ययन हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम डिटेल बता रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या था, उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्या नाम होगा, उनका न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसका सारा ब्यौरा अनुसूची 1 में है। और अनुसूची 2 में हमने बताया कि जितने पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते परिकलन का जो है उपबंध किस में है, अनुसूची 2 में है। कौन कौन आते हैं एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम इस पे वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, आई कैन, उस पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 3। 2 में तो वेतन मिल गया, 3 में है शपथ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में रखना है। 4 में हमने कहा बताया कि चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें सीटों का आवंटन कैसे होता है। तुमने कल डिस्कस किया जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में, यानी किस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है उस राज्य में सीट की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये तो 4 हमने पढ़ लिया। 5 में हमने देखे कि जो जनजाति क्षेत्र होते हैं उनके लिए सरकार का उपबंध किए हैं, ठीक है। और 6ठे में हमने ये देख लिया कि 4 ऐसे राज्य स्पेशल थे, जैसे त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध है। क्या क्या है हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास जो 7वीं अनुसूची थी, केंद्र और राज्य दोनों के बीच जो शक्तियों का पृथकीकरण था या बंटवारा था, यानी कितने विषय, यानी 3 सूचियाँ हमने पढ़ा कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ यानी केंद्र के पास 100 वर्तमान में विषय हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। राज्य का हम बात करेंगे तो राज्य के पास कितनी सूचियाँ हैं, 61 वर्तमान में है। असमवर्ती सूची तो 92 है, उस पर 52 है, 52, उस पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम 8वीं अनुसूची का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, 8वीं से लेकर 12वीं तक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, मान्यता प्राप्त भाषा। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या आपको जानकारी है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में तो 22 हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो पहले मान्यता प्राप्त भाषा थे तो मात्र 14 थे। इसके बाद कुछ नए नए संशोधन करते 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 भाषाएं वर्तमान में कितनी हो गई, 22 हो गई। और चर्चा कर लेते हैं भाषा पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 22 हो गए, पहले तो 14 थे। अब देखो यहाँ पे आप 3 संविधान संशोधन हुआ है। 8वीं अनुसूची में कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो 3 संविधान संशोधन हुए हैं। कौन किससे संबंधित रखता है ये देखते हैं। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें क्या था, कुछ भाषाएँ जैसे उर्दू, समझ रहे हैं, सिंधी, ऐसे मिलकर कुछ भाषाएं जोड़ दी गई, समझ रहे हैं। सिंधी, उर्दू, गुंगली, ठोगरी, 22 भाषाएं हैं आपके पास, उसको जोड़ दिया गया। दिमाग में रख लीजिएगा कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो उर्दू और सिंधी जोड़ी गई। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए आपसे प्रश्न ये बनता है कि इसमें कौन कौन सी भाषा हैं, तो क्या आपको पता है इसमें संस्कृत है। हमारी भारतीय मान्यता प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भी है। इंग्लिश है, बताइए, नहीं इंग्लिश नहीं है। क्योंकि इंग्लिश क्यों नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी एक भाषा है, समझ गए होंगे। क्या उर्दू है, हाँ अभी बताएं कि 21वां जो संविधान 67 में हुआ तो उसमें उर्दू, सिंधी, अन्य और भाषाएं को जोड़े गया। उर्दू देखो क्या है, भारत का ही भाषा है। अब यहाँ पे कैसे हुआ, जो अरबी आए, अब अरबी भाषा यहाँ पर आकर जब हिंदी से मिला, ठीक है, तो नया भाषा आ गया उर्दू। तो उर्दू को भी हमें इसमें शामिल किए हैं मान्यता प्राप्त भाषाओं में, ठीक है, उर्दू हो गया।
अब आपसे पूछा जाएगा क्या संस्कृत विषय है, तो हाँ संस्कृत भी है। ठीक है, अब बात होगा कि क्या हम लोग तो बनारस से, क्या बनारसी भाषा है? नहीं, बनारसी भाषा नहीं है। क्या भोजपुरी भाषा है? हाँ, भोजपुरी के कलाकार जो हैं, चाहे खेसारी लाल यादव ले लो, पवन सिंह को ले लो, जो भी हैं अच्छे कलाकार, वो सभी के सभी लोग लड़ रहे हैं कि यानी किस लिए भोजपुरी भाषा को भी एक जो है मान्यता प्राप्त भाषा बना दिया जाए। तो अभी जो है काम बड़ो जोर तोर से जो है भोजपुरी के लिए और गुजराती के लिए, गुजराती भाषा ऑलरेडी, गुजराती नहीं, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा दोनों के लिए काम चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक दो क्वेश्चन और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो 71वां होता है 1992 71वां संविधान संशोधन में, उसमें 3 भाषा जोड़ दिया गया। कौन भाषा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब एक बात दिमाग में आ गई, नेपाली, नेपाल की तो भाषा, नेपाल दूसरा राज्य है, अरे दूसरा देश है, तो नेपाल के आसपास जो सटे हुए राज्य हैं वो भी तो नेपाली बोलते होंगे, इसलिए नेपाली को भी 71वां यानी 92 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और लास्ट संशोधन हुआ 92 संविधान संशोधन 2003, उसमें जो है 4 भाषा, ये चारों भाषा आपको याद, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर, तो नॉर्मल यही बन जाते हैं कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो मान्यता प्राप्त भाषा से संबंधित है। लेकिन थोड़ा सा जब टफ बनता है लेवल, तो क्वेश्चन यहाँ पर आकर रुक जाता है, कौन सा लास्ट में जोड़ी गई भाषा नहीं है, तो आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये लास्ट में यानी 92 संविधान संशोधन 2003 में ये भाषा को जोड़ी गई है। और यहाँ से देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़, समझ रहे हैं, तो यहाँ हमेशा करंट इश्यू से ये चीज़ जुड़ा रहता है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ना का मतलब कि पॉलिटी से आप घिरे हुए हैं। पेपर भी उठाओ तो देखो, टीवी खोलो तो देखो, तो आप समझ रहे हैं ना, पॉलिटी से घिरे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, जो उड़िया शब्द है, पहले उड़िया था, उड़िया, ओड़िया था, ओड़िया नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है, उड़िया। उड़िया को जब 2011 में भारत सरकार ने क्या कर दिया, उसका नाम बदल कर ओड़िया रख दिया, ओड़िया। तो ये याद रखना है कब ये काम हुआ है, 2011 में। उड़िया यानी उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया, वो भी कहा है इसमें शामिल है, लेकिन उसका जो नामांकन होता है ना, तो भाषा का भी नामांकन एक बार यहाँ पे 2011 में उड़िया को उड़िया बना दिया गया, यानी ऊ को ओ बना दिया गया और कुछ किया नहीं गया है। आई होप आपको भाषा संबंधी जानकारी हो गई होगी। यानी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। कौन कौन से लास्ट में जोड़े गए हैं, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो 8वीं अनुसूची हो गई, यानी कहने का मतलब ये जब संविधान बना था तभी 8 अनुसूची थी। अब 4 अनुसूची का हो गई है, जोड़ दिया गया। तो जोड़ने का मतलब कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन किया गया होगा, तभी तो जोड़ा गया होगा। तो आइए 9वीं अनुसूची में क्या है, देखिए इसको पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली पर आधारित जो है, पर आधारित का मतलब यह हो गया कि 9वीं अनुसूची किसे समेत भू सुधार और जमींदारी प्रणाली पर उपबंध, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए अब क्या हो गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत बड़े स्तर पे जो है ज़मीन की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले क्या होता था कि जो जमींदारी प्रथा थी, ज़मीन को सबको बराबर भागों में बांटना था, यानी बराबर भागों तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ज़मीनों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था, कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना था। ठीक है, तो अब उसको भी हमने क्या बना लिया, अनुसूचियाँ बना लिए, और ढेर सारे विषय थे इस पर। ठीक है, अगर हम विषय की बात करें तो पहले तो केवल 28 विषय थे इसमें 9वीं अनुसूची में, अब लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है तो 284 विषय बन गए। समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची में जो भी नियम कानून आएंगे उसका पहले क्या होता था कि न्यायिक समीक्षा नहीं होता, यानी न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करता था। समझ रहे, जो न्यायालय होता था उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करता था, यानी जो भी इसमें डाल दिए गए। अब इसी में हमें संपत्ति का जो अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31, उसको हटाकर, समझ रहे हैं, यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है
तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। यानी कहने का मतलब इसमें जो भी डाला जाता था उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, समझ रहे हैं। अब न्यायिक जब समीक्षा नहीं होती थी तो इसका मिसयूज भी होने लगा। बहुत से ऐसे नेता हैं जो उन्होंने क्या किया कि अगर जान जाओ कि इस पर हाई कोर्ट अपना कुछ काम करता है, उसको उठाओ, कहाँ डाल दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो, ठीक है। तो लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि 9वीं अनुसूची में तो डाल दिया, पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। लेकिन सन 2007, या डेट रखिएगा, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ठीक है, कि 24 अप्रैल 1975 के बाद इसमें जो भी नियम कानून उपबंध बनाए गए हैं उसका न्यायिक समीक्षा होगा। ये कब फैसला आया? तो 2007 में आया, ठीक है। अब दिमाग में इतनी बात आ गई। अब एक बात और जान जाओ, ओ ये 9वीं अनुसूची है, इसका मतलब इसको जोड़ के बनाया गया होगा। यही 9वीं अनुसूची है जिसमें संविधान का पहला संशोधन हुआ था। तो संविधान पहला संशोधन किसमें हुआ? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। तो पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपको यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में, यानी संविधान में अगर पहले ही संशोधन करना पड़ा तो किसके लिए करना पड़ा था? 9वीं अनुसूची के लिए। यहाँ तक आपकी जानकारी हो गई। ये भी जानकारी हो गई भाई 24 अप्रैल 1995 के बाद जो भी आएंगे। लेकिन फिर जब 2007 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर इसमें कोई ऐसा नियम कानून है जो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा, अगर उसको डिस्टर्ब करता है तब भी उसका क्या होगा? न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अभी संविधान में ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है जिसका न्यायिक समीक्षा न हो। क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक, ठीक। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल निरोध, यानी कहने का मतलब दल को बदलने का रोकना को क्या बोलते हैं? दल बदल निरोध अधिनियम से। ये भी बाद में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन। पहला में तो ये जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल निरोध को जोड़ा गया। अब इसमें क्या होता है? देखिए, सत्ता की पार्टी हो गई, समझ रहे हैं भाई। वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो भाजपा की पार्टी अगर कोई सदस्य हो गया, टिकट ले लिया भाजपा से, अब मान लीजिए सरकार बन गई सपा की, तो भाजपा वाला सपा में पहले चला जाता था। यानी कहने का मतलब जो जीते हुए हैं उसमें जो है सरकार जिसकी बन गई, जो जीतेगा वो तो जाएगा ही जाएगा, यानी पार्टी को बदल लिया करते थे। तो उस समय बहुत युवा, एक तरह से बड़ा प्रेरणादायक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब राजीव गांधी ने क्या किया कि इस पे जो है रोक लगा दी है। किस पे? दल बदल। यानी कहने का मतलब यदि आप विपक्षी किसी पार्टी से टिकट पाए हैं तो आप जीत रहे हैं तो उसी पार्टी के विधायक बने रहें, सांसद बने रहें। ये नहीं कि आप पाए हैं भाजपा से और जीत गए तो चले गए सपा में, तो उसको रोक दिया गया। उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? यानी उस व्यक्ति की सदस्यता क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। यानी उसी को रोकने के लिए एक अनुसूची तैयार कर लिए। कौन? राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे, वो तो तैयार नहीं किए होंगे। लेकिन 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल निरोध से संबंधित है, यानी दल बदल को रोकने से संबंधित है। कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची। यहाँ से तो ये तो मोस्ट, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अनुसूचियों में ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची खूब पूछने वाला आप तो जानते हैं, पंचायत, पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं। और 12वीं नगर पालिका से है, ये तो पता है। लेकिन यहाँ देखिए, पंचायतों से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, पृथकीकरण है, जिम्मेदारियाँ हैं, वो किस में दर्शाया गया है? तो अनुसूची नंबर 11वीं में। ये कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब देखिए, अब पंचायत का मतलब गाँव की सरकार, समझ रहे? गाँव की भी सरकार होती है। यानी अब गाँव के जो मुखिया होते हैं उन्हें जो है 29 विषय सौंपे गए हैं। कितने विषय? 29 विषय सौंप दिए गए हैं गांव के लिए। वो 29 विषय का है जिसपे आप गांव का मुखिया उस पे नियम कानून बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। तो 29 विषय। ऐसे ही जो 12वीं अनुसूची आ गई, ये दोनों एक ही साल हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन वो भी 1992, एक ही वर्ष हुआ है, लेकिन अलग अलग विधेयक था, ठीक है।
तो 11वीं अनुसूची में पंचायत हो गई, और 12वीं में जब भाई गांव की सरकार हो गई तो शहरों की भी तो सरकार होनी चाहिए, नगर पालिकाओं से संबंधित है। उन्हें भी कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। जैसे संघ के पास कितने विषय थे हमने देखा? 100 विषय, और राज्य के पास 61 विषय। समवर्ती का मतलब राज्य केंद्र दोनों किस पे बनाएंगे? तो वहाँ हमने देखा मात्र 52 विषय थे। लेकिन गांव को भी कितने विषय दिए गए हैं? तो 28 ऐसे विषय हैं, 29 विषय हैं। और नगर पालिका पे कितने दिए गए हैं? 28 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। यानी आप सीक्वेंस से अगर पढ़ते हैं, सीक्वेंस, तो आपको 10वीं 11वीं आराम से, ये तो 11वीं तो कई बार पूछता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, लेकिन 12वीं भी याद कर लीजिए। 9वीं में ये सबसे बाद 8वीं कौन कौन भाषा है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, ठीक है। ये था हमारे पास अनुसूचियाँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप केवल अपने यहाँ तक मत रखिए, ठीक है, उसको और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हाँ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। नहीं दबाएंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाएगा नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी पढ़ाएं इतना तो समझाएं, क्या केवल अनुसूचियाँ ही पढ़ाएंगे? उसके आगे हम अगले वीडियो यानी कल जो वीडियो बनेगा हमारा वो बनेगा भाग 1, यानी भाग 1 किससे संबंधित है, उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, उस पर आधारित होगा, ठीक है।